अध्याय 0363 सेक्रेड लाइट टेम्पल पवित्र प्रकाश मंदिर। साले नमकहराम। कबीर विल्सन ने उन दोनों बुजुर्गों एल्डर्स की ओर बढ़ते हुए घृणा से कहा। जैसे ही वे उनकी पहुंच के भीतर आए, अनिरुद्ध के शरीर से एक सफ़ेद चमक निकली। उसका शरीर प्रकाश के एक तीर की तरह था जो दोनों बुजुर्गों पर झपट पड़ा। जैसे ही उसके दोनों मुक्कों ने एक एक प्रहार किया, उसके नन्हे मुक्कों से दो सफ़ेद रोशनियां चमकी और सफ़ेद रोशनी के दो विशाल छल्लों में बदलकर दोनों बुजुर्गों पर जा गिरीं। चाहे गति हो या ताकत, अनिरुद्ध ने कबीर विल्सन को हैरान कर दिया था। उसने सोचा कि वर्तमान अनिरुद्ध बहुत शक्तिशाली हो चुका है और यदि वह अपनी पूरी ताकत का भी उपयोग करे तो शायद उसके लिए अनिरुद्ध को फिर से हराना कठिन होगा। अनिरुद्ध के मुक्के वास्तव में शक्तिशाली थे। उसके प्रहार के बाद न केवल वे दोनों बुजुर्ग हवा में उड़ गए, बल्कि मुक्के के बाद के वेग ने जमीन को चीर दिया, जिससे वहां दो खाइयां बन गईं। वे चारों बुजुर्ग ट्रू मार्शल रैंक के 9वें स्तर पर थे, फिर भी कबीर विल्सन और अनिरुद्ध ने इतनी आसानी से उनसे निपट लिया था। उनकी ताकत देखकर अमृत गुप्ता और पूरा समूह मन ही मन हैरान रह गया। वे अभी कार्रवाई करने की सोच ही रहे थे कि चारों बुजुर्ग पहले से ही जमीन पर पड़े थे। क्या हुआ? ये जीतान की आवाज़ थी। भले ही वह एक्सट्रीम मार्शल मिस्टेरियस रैंक के अंदर था, फिर भी वह बाहरी स्थितियों पर ध्यान दे रहा था। और फिर इतनी बड़ी और लगातार होने वाली हलचल को तो नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता था। जीतान, अलेक्जेंडर और जयंत एक साथ कबीर विल्सन और समूह के सामने पहुंचे और कबीर विल्सन तथा अनिरुद्ध द्वारा मचाई गई तबाही को देखा। क्या तुम लोगों ने यहाँ लड़ाई की? जीतान ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। उसने ध्यान दिया था कि जमीन पर खून के धब्बे बिखरे हुए थे, यहाँ तक कि एक कटा हुआ हाथ भी वहाँ पड़ा था। जहां तक उन चारों बुजुर्गों का सवाल था, वे कबीर विल्सन और अनिरुद्ध के प्रहार से कहीं दूर जा गिरे थे। अलेक्जेंडर ने चारों ओर देखा और अचानक गायब हो गया। कुछ ही सेकंड में उसने दर्द से कराहते चार बूढ़े आदमियों को जमीन पर ला पटका। जीतान ने जमीन पर पड़े चारों बुजुर्गों को देखा और एक बार फिर कबीर विल्सन के साथ साथ प्रेम बजाज और समूह पर नजर डाली। वह समझ नहीं पा रहा था कि कबीर विल्सन इन चारों बुजुर्गों से क्यों भिड़ गया, और देखने से लग रहा था कि कबीर विल्सन आग बबूला था। उसने पहली बार कबीर विल्सन को इतना गुस्से में देखा था। कबीर विल्सन ने जमीन पर कराहते हुए चारों बूढ़े आदमियों को देखा और गुस्से में फुफकार उठा। फिर उसने मनोज जॉनसन के बारे में एक एक करके सारी बात जीतान और दूसरों को बता दी। जीतान, अलेक्जेंडर और जयंत के चेहरे गंभीर हो गए, जबकि जीतान ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। कातिलाना इरादों से भरी आंखों से उसने जमीन पर पड़े चारों बुजुर्गों को देखा। जीतान को इतना गुस्से में देखकर चारों बुजुर्ग कांप उठे। मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया और तुम्हें बुजुर्गों एल्डर्स का पद भी दिया। मुझे इस बात का भी खेद था कि तुम लोग आगे की प्रगति ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि गलती तुम्हारी खुद की है। मैंने तुम सभी को बुजुर्ग बनाया, यहाँ तक कि बिना कुछ किए तुम्हें एक बुजुर्ग के उदार लाभ भी मिलने दिए। क्या यह अभी भी पर्याप्त नहीं था? तुमने मेरे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्य के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? जीतान ने ठंडे स्वर में कहा। डीन, हम केवल बड़ी तस्वीर के बारे में सोच रहे थे और सेक्रेड लाइट टेम्पल को भड़काना नहीं चाहते थे। बकवास। मुझे लगता है कि तुम बस इस छोटी सी हरकत का इस्तेमाल सेक्रेड लाइट टेम्पल को खुश करने के लिए करना चाहते थे ताकि तुम सेक्रेड लाइट टेम्पल में प्रवेश कर सको। तुम सेक्रेड लाइट टेम्पल को भड़काना नहीं चाहते तो फिर मेरे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्य का क्या? उसे बिना किसी कारण के क्यों लूटा जाना चाहिए या गंभीर रूप से घायल होना चाहिए? मेरे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की गरिमा का क्या? जीतान जितना बोलता गया, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। उसकी आवाज़ में क्रोध उमड़ रहा था, गुस्से से उसके चेहरे के भाव बिगड़ गए थे। इसके अलावा तुमने उसे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के प्रवेश द्वार के सामने ही दूसरे संप्रदाय के शिष्यों द्वारा लुटने और घायल होने दिया। यहाँ से दफा हो जाओ। जीतान पागलों की तरह दहाड़ा और अपना हाथ लहराया, जिससे चारों बुजुर्ग हवा में उड़ते हुए क्षितिज में गायब हो गए। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के नियमों के अनुसार उन्हें मौके पर ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए था, लेकिन एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के लिए उनके द्वारा किए गए पिछले योगदान को ध्यान में रखते हुए मैंने उन्हें सुधरने का मौका दिया और केवल एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट से निष्कासित किया है। भले ही जीतान गुस्सा हो गया था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के चेहरे पर तमाचा मारा गया हो। छोटे गो, क्या तुम सच में सेक्रेड लाइट टेम्पल के खिलाफ जाना चाहते हो? जयंत ने पूछा। कबीर विल्सन को अब एहसास हुआ कि जीतान और अलेक्जेंडर को सेक्रेड लाइट टेम्पल की साजिश के बारे में पहले से ही पता था। कबीर विल्सन ने उपहास करते हुए कहा, सेक्रेड लाइट टेम्पल पूर्वी समुद्र को एकीकृत करना चाहता है। क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और उन्हें ऐसा करते हुए देखेंगे?
मैं जानता हूं कि उनके शासन के तहत हम उनके इशारों पर यहाँ वहाँ दौड़ने वाले कुत्तों से बढ़कर कुछ नहीं होंगे। कबीर विल्सन की बात सुनकर जीतान, अलेक्जेंडर और जयंत सभी अवाक रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कबीर विल्सन को ये सब कैसे पता चला। उन्होंने ये भी सोचा कि कबीर विल्सन सही था। वे लंबे समय से सेक्रेड लाइट टेम्पल की महत्वाकांक्षा से वाकिफ थे। तुम्हें किसने बताया? जीतान पूछे बिना नहीं रह सका। प्रतिबंधित क्षेत्र, फॉरबिडन एरिया। कबीर विल्सन ने हुंकार भरी। धीरन ने उसे यह कभी नहीं बताया था। ये सब सिमी और भूमिका के विश्लेषण के साथ साथ रूही के साथ हुई उसकी बातचीत के कुछ अनुमानों पर आधारित था। जीतान और जयंत के चेहरे के भावों से कबीर विल्सन जान गया था कि उनके अनुमान सच्चाई से दूर नहीं थे। उस बूढ़े पागल ने क्या कहा? जीतान ने दिव्य चेतना, डिवाइन सेंस का उपयोग करते हुए कबीर विल्सन से पूछा। उसने मुझसे आपसे ये कहने के लिए कहा था कि आपको किसी भी ताकत से डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी आस्था के अनुसार कार्य करना चाहिए। कबीर विल्सन ने तुरंत उत्तर दिया। धीरन ने वास्तव में ऐसा ही कहा था। जीतान ने जयंत की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया, फिर कहा, एल्डर अलेक्जेंडर, हम इन छोटे बदमाशों के साथ निकलेंगे और सेक्रेड लाइट टेम्पल के उन लोगों को ढूंढेंगे। यदि स्थिति बिगड़ी तो हम कार्रवाई करेंगे। जयंत ने असहमति जताते हुए कहा, मैं इस पागलपन भरे प्रयास में तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला हूँ। मेरे पीछे कोई बूढ़ा पागल नहीं है। मैं फिलहाल सेक्रेड लाइट टेम्पल के साथ कोई टकराव नहीं चाहता। जयंत अपनी बात पूरी करने के बाद चला गया। उसका फ्री इमोर्टल सी अभी बहुत नया था और वह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की तरह चीज़ों को जोखिम में नहीं डाल सकता था, जिसने अपनी ताकत का एक बड़ा हिस्सा छिपा कर रखा था। चलो चलें। मेरा अनुमान है कि तुम जानते हो कि वे सातों कमीने कहाँ हैं। हम उन्हें दिखाएंगे कि हम किस मिट्टी के बने हैं और उन्हें ये बताएंगे कि हमारा एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे खिलवाड़ किया जा सके। जीतान ने अपनी मुट्ठियां भींची और गर्व से कहा। कबीर विल्सन और समूह बेहद हैरान थे क्योंकि जीतान ने न केवल उन्हें रोका नहीं था, बल्कि वह भी उनके साथ शामिल होने की योजना बना रहा था। उत्साह की एक लहर उनके दिमाग में दौड़ गई। जहां तक सेक्रेड लाइट टेम्पल का सवाल था, प्रेम बजाज और समूह इससे पूरी तरह अनजान थे। हालांकि उन्होंने कबीर विल्सन को ये कहते सुना था कि सेक्रेड लाइट टेम्पल किसी पूर्वी समुद्र को एकीकृत करना चाहता है। इससे वे अंदाजा लगा सकते थे कि यह किसी भी तरह से अच्छा नहीं था। उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं। भले ही वे जीतान और अलेक्जेंडर के काफ़ी करीब थे, लेकिन वे हमेशा इन दोनों शक्तिशाली दिग्गजों का सम्मान और उनसे थोड़ा डर बनाए रखते थे। सेक्रेड लाइट टेम्पल सेक्रेड लाइट कॉन्टिनेंट पवित्र प्रकाश महाद्वीप की ताकतों में से एक है। पूरा सेक्रेड लाइट कॉन्टिनेंट उनके नियंत्रण में है और सेक्रेड लाइट कॉन्टिनेंट हमारे चेनवू मेनलैंड से 10 गुना बड़ा है। वहाँ के सभी संसाधन सेक्रेड लाइट टेम्पल की मुट्ठी में हैं। चाहे वह गोलियां, पिल्स हों या उपकरण, इक्विपमेंट, सभी को सेक्रेड लाइट टेम्पल द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। साधना के संसाधन अत्यधिक ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं, जिसके कारण वे भारी मात्रा में क्रिस्टल पत्थर कमा रहे हैं और प्रचुर संसाधनों के मालिक बने बैठे हैं। जीतान ने रास्ते में कबीर विल्सन और समूह को सेक्रेड लाइट कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी दी। सेक्रेड लाइट कॉन्टिनेंट के बहुत से मार्शल आर्टिस्ट अत्यधिक कष्टों से गुजर रहे हैं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि आम नागरिकों को भी नहीं बख्शा गया है। और यदि किसी को सेक्रेड लाइट टेम्पल द्वारा उच्च माना जाता है तो उसकी किस्मत चमक जाती है। वास्तव में शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्टों को सेक्रेड लाइट टेम्पल द्वारा बंदी बना लिया गया है। यदि कोई उनसे असहमत होता है तो सेक्रेड लाइट टेम्पल उस मार्शल आर्टिस्ट को मारने या उसे सेक्रेड लाइट मेनलैंड से बाहर निकालने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। जब कबीर विल्सन और समूह ने ये सुना तो वे गुस्से से कांप उठे। सेक्रेड लाइट टेम्पल मुट्ठी भर लोगों को सारा लाभ पहुंचाने के लिए अनगिनत लोगों को बुरी तरह निचोड़ रहा था। वे दूसरों की कीमत पर अपनी साधना बढ़ा रहे थे। यदि ऐसा ही रहा तो सभी संसाधन उनके द्वारा हथिया लिए जाएंगे और वे कई शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट तैयार कर सकते हैं। और फिर इन्हीं मार्शल आर्टिस्टों का उपयोग उन लोगों को दबाने के लिए करेंगे जो विद्रोह करना चाहते हैं। और उस सेक्रेड लाइट टेम्पल के बड़े दिग्गजों को इसका सबसे अधिक लाभ मिल रहा था। अध्याय 0364 खून का बदला खून। यदि वे सेक्रेड लाइट टेम्पल पवित्र प्रकाश मंदिर के सामने झुक जाते तो शायद पूरा चेनवू मेनलैंड भी इसी तरह उनके नक्शे कदम पर चलने को मजबूर हो जाता। सेक्रेड लाइट टेम्पल के सत्ताधारी लोगों को हमेशा लगता था कि यह पर्याप्त नहीं है। वे चिंतित थे कि उनकी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए एक तरफ उन्होंने सेक्रेड लाइट टेम्पल की ताकत बढ़ाई तो दूसरी तरफ उन्होंने समुद्र पार के कई महाद्वीपों में घुसपैठ की और उन पर नियंत्रण कर लिया। बहुत पहले से ही यह उनकी महत्वाकांक्षा थी। मैंने बस यह नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी पूर्वी समुद्र के अन्य महाद्वीपों पर अपना शिकंजा कस लेंगे।
यदि ऐसा है तो क्या सेक्रेड लाइट महाद्वीप के निवासियों के लिए यह बहुत कठिन नहीं है? क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? रोहिणी ने पूछा। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं रहने वाला, किसी दिन उनका सूर्य भी अस्त होगा। राक्षस या दानव मार्ग डेविल पाथ सेक्ट के समान किसी भी प्रभाव को देर सबेर नष्ट होना ही पड़ता है। इस बार उन्होंने कई शक्तिशाली महाद्वीपों को हीरो असेंबली वीरसभा में आने और भाग लेने से रोक दिया है। ये स्पष्ट है कि वे हमें अलग थलग महसूस कराना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि हम उनकी शरण में आ जाएं। वे पूरे पूर्वी समुद्र में ऐसी कोई ताकत नहीं चाहते जो उनकी स्थिति को चुनौती दे सके, अलेक्जेंडर ने कहा। जीतान मुस्कुराया। सेक्रेड लाइट टेम्पल की स्थापना एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की तुलना में बहुत बाद में हुई थी। हालांकि 1 लाख साल पहले राक्षसों और दानवों के साथ हुई लड़ाई में उन्होंने काफ़ी मात्रा में सराहनीय सेवा अर्जित की थी, लेकिन इस बार का सेक्रेड लाइट टेम्पल पहले जैसा नहीं है। जीतान के चेहरे पर मुस्कान देखकर कबीर विल्सन शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि जीतान के पास अभी भी बचने के कुछ रास्ते होंगे, खासकर जब बात एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की गुप्त ताकत की आती है, जिसके बारे में जब उसने धीरन से पूछा था तो उसे केवल इतना बताया गया था कि यह एक ऐसा रहस्य है जो केवल एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के डीन को ही बताया जा सकता है। कबीर विल्सन और उसका समूह एक घर के सामने पहुंचा। अनिरुद्ध तुरंत आगे बढ़ा और उसने दरवाजे पर लात मार दी, जिससे पूरा दरवाजा टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। सेक्रेड लाइट टेम्पल के कुत्तों, बाहर निकलो और अपनी गलती मानकर घुटने टेको, साष्टांग प्रणाम करो। जैसे ही कबीर विल्सन चिल्लाया, उसके मुंह से नीले रंग की ट्रू क्यूई का एक बड़ा गुबार निकला, जिसने गेट के बचे खुचे हिस्से को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये पूरी तरह से एक खुला आमंत्रण और उकसावा था। जब सड़क पर चलने वाले राहगीरों ने कबीर विल्सन को हंगामा करते देखा तो वे तुरंत दूर चले गए, क्योंकि पिछली बार ब्लूम शहर में जब कबीर विल्सन ने अनिरुद्ध से लड़ाई की थी तो उसने पूरे चौक को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उस दृश्य की यादें आज भी उन्हें डराती थीं। कोई भी फिर से इसकी चपेट में नहीं आना चाहता था। जीतान और अलेक्जेंडर ने एक दूसरे की ओर देखा और अचानक वहां से गायब हो गए। वे दूर कूद गए और सब कुछ होते हुए देखने लगे। यदि वे यहाँ होते तो सेक्रेड लाइट टेम्पल के लोग निश्चित रूप से भाग जाते। वे सार्वजनिक रूप से सेक्रेड लाइट टेम्पल को ऐसा सबक सिखाना चाहते थे जो उनकी उपस्थिति के कारण असंभव हो जाता। यही कारण था कि वे चाहते थे कि कबीर विल्सन और समूह ही कार्रवाई करे। युवा मार्शल अंकल, आपको घर नष्ट करने की अनुमति है, लेकिन केवल घर, बाकी सब आपके ऊपर है। जब जीतान वहां से गया तो उसने दिव्य चेतना डिवाइन सेंस का उपयोग करके कबीर विल्सन को ये संदेश भेजा। अंदर से भव्य सुनहरे रंग की पोशाक पहने 7 लोग बाहर आए। उनमें से हर एक के चेहरे पर कड़ापन था, जबकि उनकी आंखों में एक अशुभ चमक थी। वे किसी हत्यारे जैसा प्रभाव दे रहे थे। ये कुछ भी नहीं है, बस ट्रू मार्शल रीम के 6ठे और 7वें स्तर पर हैं, रिनी ने तिरस्कार से कहा। सेक्रेड लाइट टेम्पल के शिष्यों में से एक गुस्से में चिल्लाया, तुम कौन हो? क्या तुम नहीं जानते कि ऐसा कुछ करने के लिए तुम्हें अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ेगी? जैसे ही उस आदमी ने बोलना बंद किया, कबीर विल्सन ने अनिरुद्ध की ओर देखा। अनिरुद्ध समझ गया कि कबीर विल्सन उससे क्या करवाना चाहता है। वह तुरंत झपटा। पलक झपकते ही अनिरुद्ध का बेरहम मुक्का उस आदमी के पेट पर जा लगा। मुक्के के पीछे की ताकत बेहद जबरदस्त थी। जैसे ही उसकी ताकत उस आदमी के शरीर में प्रविष्ट हुई, वह अंदर हिंसक रूप से उथल पुथल मचाने लगी, जिससे भीतर का सब कुछ नष्ट हो गया। उस आदमी ने तुरंत मुंह भरकर खून उल्टी कर दिया। उसके शरीर को ढकने वाली पोशाक अचानक चिथड़ों में बदल गई, क्योंकि अनिरुद्ध की ताकत के प्रभाव से उसके शरीर के रोम छिद्रों से खून बहने लगा। वह आदमी हवा में उड़ गया और एक खंभे से टकराकर बेहोश हो गया। ये कहा जा सकता है कि अनिरुद्ध ने हल्का हाथ दिखाया था, नहीं तो पूरा घर ही तबाह हो जाता। उसने सिर्फ सेक्रेड लाइट टेम्पल के उस शिष्य को अपमान किया था और कुछ नहीं। इससे पहले एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के प्रवेश द्वार के सामने तुमने जो कुछ भी लूटा था, उसकी कीमत तुम्हें अपने खून से चुकानी होगी। कबीर विल्सन ने अपने हाथ पीछे बांध रखे थे। अनिरुद्ध काफी शक्तिशाली था, अब उसे खुद बीच में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा चेला पाकर वह बहुत प्रसन्न था। बाकी बचे 6 लोग और भी आग बबूला हो गए। उन्हें इस बात पर भारी आश्चर्य हुआ कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्यों ने वास्तव में उन पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी। कबीर विल्सन, अनिरुद्ध, सेक्रेड लाइट टेम्पल के एक शिष्य ने ठंडे स्वर में कहा। इन दोनों की प्रसिद्धि ने काफी चर्चाओं को जन्म दिया था। निश्चित रूप से वे उन्हें पहचानते थे। इस मोड़ पर उन 6 सुनहरी पोशाक वाले पुरुषों को प्रेम बजाज और समूह ने घेर लिया था। वे उन्हें भागने नहीं दे सकते थे। भले ही वे जानते थे कि उन्हें कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर उससे भी बढ़कर वे सेक्रेड लाइट टेम्पल के शिष्यों को सबक सिखाना चाहते थे। सही कहा, ये हम ही हैं। तुमने मेरे चेले को लूटा और उसे घायल भी किया।
मैं अब उसका बदला लेने और तुम्हारे द्वारा चुराई गई चीज़ को वापस लेने आया हूँ और साथ ही तुम सभी को अपंग करने आया हूँ। अनिरुद्ध, हमला करो। कबीर विल्सन का इशारा मिलते ही अनिरुद्ध ने एक बार फिर हमला कर दिया। अनिरुद्ध ट्रू मार्शल रीम के 7वें स्तर पर था, उसकी ताकत किसी भी 9वें स्तर के ट्रू मार्शल रीम के योद्धा से कम नहीं थी। हालांकि वह एक बच्चे जैसा दिखता था, लेकिन ताकत या गति में वह किसी भी तरह से पीछे नहीं था। जैसे ही अनिरुद्ध ने हमला किया, कबीर विल्सन का शरीर थोड़ा कांप उठा। सभी को केवल अपने चारों ओर घनी जल विशेषता वाली ट्रू क्यूई के फैलने का एहसास हुआ और अचानक सेक्रेड लाइट टेम्पल के शिष्यों का शरीर पानी की कुछ बेलों से लिपट गया। उनके शरीर को इतनी मजबूती से जकड़ लिया गया कि उनका हिलना डुलना भी कठिन हो गया। यदि तुम्हारा एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट इस तरह का व्यवहार करने जा रहा है, तो तुम अपने विनाश को खुद बुलावा दे रहे हो। हमारा सेक्रेड लाइट टेम्पल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जहां तक एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का सवाल है, हमारे सेक्रेड लाइट टेम्पल की आंखों में तुम एक चींटी से बढ़कर कुछ नहीं हो। तुम निश्चित रूप से पछताओगे। एक शिष्य बहुत घबरा गया। वह अनजाने में डर से भरी आवाज में चिल्लाया। कबीर विल्सन ने अपना हाथ जोर से मारा, जिसके बाद एक कान फोड़ने वाली आवाज हुई। सेक्रेड लाइट टेम्पल के उस शिष्य के मुंह से खून के साथ साथ दांत भी बाहर आ गए और वह दर्द से चीख उठा। तुम अभी भी अकड़ दिखाना चाहते हो? कबीर विल्सन ने फिर से एक हथेली मारी। सेक्रेड लाइट टेम्पल के ये शिष्य अनिरुद्ध जैसे नहीं थे। कबीर विल्सन की शौकंग हेवन पाम आकाश कांपाने वाली हथेली के सामने वे टोफू नरम पनीर से बढ़कर कुछ नहीं थे। कबीर विल्सन के 2 थप्पड़ मारते ही सेक्रेड लाइट टेम्पल के उस शिष्य के सारे दांत टूट गए, लेकिन वह मरा नहीं था। वहीं अनिरुद्ध ने भी कबीर विल्सन की तरह ही 2 अन्य शिष्यों को थप्पड़ जड़ दिए। सभी लोग हमला करो, इन्हें मार मार कर जमीन पर सुला दो। इन जैसे लोगों के प्रति उदारता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या उन्हें लगता है कि दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है? क्या वे मेरे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को नीचा नहीं दिखाते? उन्होंने जो किया है, मैं उन्हें उसकी दोगुनी कीमत नहीं चुकाने दूंगा। मैं उन्हें पूरी तरह से कुचलने जा रहा हूं, ताकि उन्हें पता चल सके कि मेरे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कबीर विल्सन की आवाज़ अनंत स्लॉटर क्यूई संहार की ऊर्जा से भरी हुई थी, जिसने प्रेम बजाज और अन्य लोगों को भी प्रभावित कर दिया। पूरी ताकत से भरे उनके मुक्के और लातें उन 6 सेक्रेड लाइट टेम्पल के शिष्यों पर बरसने लगीं। कबीर विल्सन बिल्कुल इसी तरह का प्रभाव चाहता था। चूंकि सेक्रेड लाइट टेम्पल के शिष्यों ने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के ठिकाने पर दिन दहाड़े लूटपाट की थी, इसलिए यह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के लिए एक अपमान से बढ़कर कुछ नहीं था। अब कबीर विल्सन उनसे सब कुछ सूद समेत वसूल करना चाहता था और सेक्रेड लाइट टेम्पल को अत्यधिक शर्मिंदगी का एहसास कराना चाहता था। कुछ ही देर में सेक्रेड लाइट टेम्पल के वे 6 शिष्य हर किसी के मुक्कों और लातों से गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही कबीर विल्सन ने पानी की बेलें वापस लीं, वे 6 जमीन पर गिर पड़े। इन्हें बेरहमी से कुचल दो, बस इन्हें जान से मत मारना। बोलते हुए कबीर विल्सन ने सेक्रेड लाइट टेम्पल के शिष्यों पर बेरहमी से पैर रख दिया। ऐसा करके उसने निस्संदेह पूरे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की ओर से सेक्रेड लाइट टेम्पल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। इसे जीतान का भी समर्थन प्राप्त था। अमृत गुप्ता ने पहले ही उनके पास मौजूद स्टोरेज उपकरण, सामान रखने की पोटली या अंगूठी उठा लिए थे। जब उन्हें मनोज जॉनसन का सामान मिल गया, तो उन्होंने उसे कबीर विल्सन को सौंप दिया। कबीर विल्सन को बाकी चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके पास अब इन सब की कोई कमी नहीं थी। रुको! अचानक एक गुस्से से भरी आवाज आए और एक पहाड़ जैसा भारी और दमनकारी दबाव कबीर विल्सन और समूह के कंधों पर आ गिरा। इसने उन्हें अत्यधिक असहज महसूस कराया। जारी रखो! जैसे ही जीतान की शांत आवाज गूंजी, कबीर विल्सन और समूह का दबाव कम हो गया। उन्होंने सेक्रेड लाइट टेम्पल के उन 6 शिष्यों को कुचलना जारी रखा। अध्याय 0365 सेक्रेड लाइट टेम्पल का पोप। जीतान और अलेक्जेंडर दोनों कबीर विल्सन और समूह के ठीक पीछे प्रकट हुए, और उसी समय सुनहरी पोशाक पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति कबीर विल्सन और समूह के सामने आ खड़ा हुआ। कबीर विल्सन और बाकी लोग रुक गए। सेक्रेड लाइट टेम्पल के उन 6 शिष्यों को मार मार कर अधमरा कर दिया गया था। उनके चेहरे पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। यद्यपि वे मरे नहीं थे, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि वे जीने से बेहतर मौत की स्थिति में थे। सेक्रेड लाइट टेम्पल का वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति बेहद शक्तिशाली था। हालांकि रूप रंग में वह साधारण दिखता था, लेकिन उसके भीतर एक दमनकारी आभा थी। इस समय गुस्से के मारे उसका पूरा चेहरा विकृत हो गया था और वह जीतान को बेरहमी से घूर रहा था। जीतान, तुम सिर्फ एक मामूली एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट हो। मैं तुम्हें इस हरकत पर पछताने के लिए मजबूर कर दूंगा। सुनहरी पोशाक वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा।
किन जेजुन, मुझे लगता है कि तुम पहले से ही जानते हो कि गलती तुम्हारी सेक्रेड लाइट टेम्पल के शिष्यों की ही थी, हम तो बस अपना बदला ले रहे थे। ये पूरी तरह से न्यायसंगत था, जीतान ने उपहास उड़ाते हुए कहा। कबीर विल्सन और समूह तुरंत जीतान और एलेक्जेंडर के पीछे आ गए। यदि कबीर विल्सन गलत नहीं था, तो ये सुनहरी पोशाक वाला व्यक्ति सेक्रेड लाइट टेम्पल का पोप प्रधान था, जो ताकत के मामले में जीतान से जरा भी कम नहीं था। किन जेजुन ने जमीन पर पड़े उन शिष्यों की ओर देखा जो दर्द से कराह रहे थे और मदद की भीख मांग रहे थे। उसने अपनी त्योरियां चढ़ाईं, उसने अपना हाथ लहराया और एक सुनहरी हथेली की ऊर्जा निकली, जिसने जमीन पर पड़े उन सभी 6 शिष्यों को उड़ा दिया, उनका एक अंश भी बाकी नहीं बचा। शर्मनाक कौम, किन जेजुन ने गुस्से में चिल्लाने के बाद जीतान की ओर देखा, क्या तुम अभी भी अपनी स्थिति से अनजान हो? किन जेजुन को अपने ही संप्रदाय के शिष्यों के खिलाफ इतनी क्रूर कार्रवाई करते देख कबीर विल्सन और समूह के रोंगटे खड़े हो गए। अब उनके मन में सेक्रेड लाइट टेम्पल के लिए रत्ती भर भी सम्मान या अच्छी भावना बाकी नहीं बची थी। बिल्कुल जानता हूँ, और इसके अलावा मैं ये भी जानता हूँ कि यह सब तुम्हारी ही करतूत थी। जीतान की आंखों में कातिलाना इरादे साफ चमक रहे थे। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, जाहिर तौर पर वह इस मामले को लेकर बेहद आग बबूला था। किन जेजुन के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। जीतान, जब हीरो असेंबली बुलाई जाएगी, तब तक यदि तुम्हारे चेनवू मेनलैंड के संप्रदाय पूरी तरह से सेक्रेड लाइट टेम्पल के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो तुम्हारे पास बचने का एक रास्ता होगा। अन्यथा तुम्हें अकेले ही इस जगह की रक्षा करनी होगी और उन राक्षसों तथा दानवों से निपटना होगा। सेक्रेड लाइट टेम्पल पूरे पूर्वी समुद्र को अपने अधीन कर एकीकृत करना चाहता था। अब ऐसा लग रहा था कि केवल चेनवू मेनलैंड ही बचा था। यदि चेनवू मेनलैंड पर भी सेक्रेड लाइट टेम्पल का कब्जा हो जाता, तो शायद चेनवू मेनलैंड भी सेक्रेड लाइट कॉन्टिनेंट से अलग नहीं रहता, वह भी एक अंधकार में दुनिया में बदल जाता। बस इंतजार करो और देखो, तुम्हारा सेक्रेड लाइट टेम्पल कुएं का मेढक है। मॉर्टल मार्शल रीम, नश्वर युद्ध क्षेत्र में केवल तुम्हारा सेक्रेड लाइट टेम्पल ही सबसे शक्तिशाली नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जीतान को रत्ती भर भी चिंता नहीं थी, जिसने कबीर विल्सन को असमंजस में डाल दिया। वह जानता था कि जीतान के पास छुपाने के लिए कुछ चालें थीं, लेकिन सेक्रेड लाइट टेम्पल ने वर्तमान में पूर्वी समुद्र की सभी प्रमुख ताकतों को एकजुट कर लिया था। सेक्रेड लाइट टेम्पल के सामने चेनवू मेनलैंड एक तुच्छ किरदार जैसा था। निश्चिंत रहो, देर सबेर मैं पूरी मॉर्टल मार्शल दुनिया पर राज करूंगा। किन जेजुन पागलों की तरह हंसा और फिर एक सुनहरी रोशनी में बदलकर वहां से गायब हो गया। घर के अंदर अभी भी सेक्रेड लाइट टेम्पल का एक शिष्य बचा हुआ था। कबीर विल्सन और समूह ने उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई और जीतान तथा एलेक्जेंडर के साथ वापस एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की ओर चल दिए। कबीर विल्सन सभी के साथ किंग मार्शल कोर्टयार्ड गया और एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड वापस लौटने से पहले मनोज जॉनसन की स्थिति का जायजा लिया। उसने अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखी, अपने छोटे से जड़ी बूटी के बगीचे में पौधों की देखभाल की। हीरो असेंबली में अभी कुछ समय बाकी था और जहां तक सटीक तारीख का सवाल था, वह अभी भी तय नहीं थी। संभवतः ये जीतान के फैसले पर निर्भर था। कबीर विल्सन भी उस दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसी दिन एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट अपनी वास्तविक ताकत का खुलासा करने वाला था। वह किन जेजुन नाम का व्यक्ति 8 संकटों ट्रिब्यूलेशन को पार कर चुका है, लेकिन फिर भी उसकी सोच इतनी संकीर्ण क्यों है? वह वास्तव में नश्वर दुनिया पर राज करना चाहता है। क्या वह स्वर्गीय क्षेत्र हेवनली रीम में जाने की इच्छा नहीं रखता? कबीर विल्सन ने वाइट ज़ैड लॉर्ड्स सफ़ेद वैदूर्य कमल की कली को सींचते हुए कहा। तुम्हारे लिए कहना आसान है। भले ही वह जीतान ही क्यों न हो, उन्हें बहुत लंबे समय तक नश्वर दुनिया में रहना पड़ सकता है। वह तब तक इंतजार करेगा जब तक कि उसके पास पर्याप्त ताकत न हो जाए, वह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के मामलों से निपट न ले, डीन का पद किसी और को सौंप न दे, और उसके बाद ही वह 9वें संकट को आकर्षित करेगा। और इसे पार करने के बाद वह तुरंत ऊपर चला जाएगा। इस अवधि में बहुत लंबा समय लगता है, तुम कह सकते हो कि इसमें उसे 10,000 साल भी लग सकते हैं। सिमी ने समझाया। निर्वाण रीम में पहुंचने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट का जीवन बहुत लंबा होता था, लेकिन वह अमर नहीं होता था। यदि वे सही समय पर आगे की प्रगति ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते, तो उनका शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता था। एलेक्जेंडर इसका सटीक उदाहरण था। यही कारण था कि एक ही निर्वाण रीम में होने के बावजूद कुछ लोग युवा दिखते थे और कुछ बूढ़े। यदि वह पूरी नश्वर दुनिया पर राज कर लेता है, तो पूरी नश्वर दुनिया के सभी संसाधन उसकी मुट्ठी में होंगे, जिससे उसे 9वें संकट को पार करने का बेहतर मौका मिलेगा। 6ठे, 7वें और 8वें संकट को पार कर चुके कई मार्शल आर्टिस्ट ऐसा ही सोचते हैं। यही कारण है कि उन सभी ने किन जेजुन की आज्ञा का पालन करना चुना।
इस तरह वे आसानी से प्रचुर मात्रा में संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण रीम के योद्धा नश्वर दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा होते हैं। जब तक वे चाहें वे किसी भी महाद्वीप के नागरिकों को डरा कर रख सकते हैं। लेकिन यह नश्वर दुनिया के बाकी लोगों के लिए एक दुस्वप्न है। ऐसा करके वे मार्शल आर्टिस्टों की संख्या को कम कर देंगे। भूमिका ने कहा, नश्वर दुनिया विशाल थी और इसकी आबादी भी बहुत बड़ी थी। यदि वहां के निवासियों और साथ ही सभी संसाधनों को मुट्ठी भर लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता तो ये छोटा समूह भारी मात्रा में जड़ी बूटियां, अयस्क, क्रिस्टल पत्थर और बहुत कुछ हासिल कर सकता था। साधना के कई संसाधन आम मार्शल आर्टिस्टों की पहुंच से बाहर हो जाते। इस तरह उनके पास अपने निर्वाण संकट से बचने का एक बड़ा मौका होता। कबीर विल्सन इस समय कई 100 बीस्ट पिल्स 100 पशुओं की गोलियां बनाने की प्रक्रिया में था। वर्तमान में वह न केवल एक छोटी लालची ड्रैगन को पाल रहा था, बल्कि वह एक बातूनी छोटे बाघ को भी पाल रहा था। वह छोटा सफ़ेद बाघ हर दिन बिना रुके चिल्लाता रहता था। कबीर विल्सन ने सोचने के बाद महसूस किया कि उसे ऐसा करने के लिए रिनी द्वारा उकसाया गया था। हालांकि वे जितना अधिक खाते थे उतनी ही तेजी से बढ़ते थे। कबीर विल्सन उन्हें कुछ बार कोसता जरूर था, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी कई 100 बीस्ट पिल्स बनाता और उन्हें दे देता था। अनिरुद्ध के आधिकारिक तौर पर एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में प्रवेश करने से पूरे चेनवू मेनलैंड में हलचल मच गई थी। आखिरकार वह हरक्यूलियन फैमिली बली परिवार से था, जो ताकत के मामले में बाकी सभी से ऊपर था। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए जो बात बिल्कुल अविश्वसनीय थी वह ये थी कि अनिरुद्ध कबीर विल्सन का चेला था। यद्यपि कबीर विल्सन युवा था, लेकिन उसकी ताकत एक गुरु बनने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए कई लोगों को ये बात स्वीकार्य लगी। कबीर विल्सन अब बहुत अधिक दबाव महसूस कर रहा था, क्योंकि अनिरुद्ध ने कबीर विल्सन को अपना लक्ष्य बना लिया था। इसके अलावा उसके लिए अपनी ताकत बढ़ाना बहुत कठिन होता जा रहा था। यदि किसी दिन वह, जो गुरु था, अपने ही शिष्य से हार जाता तो वह उपहास का पात्र बन जाता। कबीर विल्सन हरक्यूलियन फैमिली की तरह कोई पैदाइशी अजूबा नहीं था, इसलिए उसे अनिरुद्ध से अधिक प्रयास करना पड़ता था, अन्यथा वह पीछे छूट जाता। अब अन्य महाद्वीपों से आए मेहमान हीरो असेंबली के बुलाए जाने का शांति से इंतजार कर रहे थे। हालांकि कबीर विल्सन को जिस बात ने हैरान किया वह ये थी कि इस अवधि के दौरान भी अन्य महाद्वीपों से मेहमानों का आना लगातार जारी था। क्या बात है! कबीर विल्सन को रूही से पता चला कि इप्सिता बाजवा और कियारा लुइस दोनों एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के आसपास ही थीं। वह रोज उनके पास भागकर जाता और दोनों के साथ वक्त बिताता था। क्योंकि हीरो असेंबली शुरू होने वाली थी, इसलिए वे दोनों यहीं रुकी हुई थीं। रूही को सेक्रेड लाइट टेम्पल के साथ चल रही कार्यवाही के बारे में पहले से ही पता चल चुका था। वह इस बात से हैरान थी कि जीतान ने कितनी निडरता से इस स्थिति को संभाला था। उस्किन जेजुन नाम के व्यक्ति में शायद इतना आत्मविश्वास नहीं होगा कि वह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर सके। रूही ने कहा, गुरुजी, हमारा डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर, दैवीय शस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य क्या करेगा? कियारा लुइस ने चिंतित स्वर में पूछा। सेक्रेड लाइट कॉन्टिनेंट की स्थिति जानने के बाद वह गुस्से में थी। वह नहीं चाहती थी कि चेनवू मेनलैंड का भी यही हश्र हो। अध्याय 0366 अस्थिर स्थिति। चिंता मत करो, हम घुटने नहीं टेकेंगे। जो भी हो, चेनवू मेनलैंड पूर्वी समुद्र का एक प्रमुख महाद्वीप है। हमारा मार्शल आर्ट्स का एक लंबा इतिहास रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जीतान के पास इससे निपटने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। रही बात अन्य संप्रदायों की, तो मैं उनके बारे में नहीं जानती। रूही ने कियारा लुइस के बालों को सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा। इप्सिता बाजवा ने अपनी विशाल तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। बड़े भाई, आप वास्तव में बहुत चालाक हैं। जब आप सेक्रेड लाइट टेम्पल के उन लोगों को सबक सिखाने जा रहे थे तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? कबीर विल्सन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, इप्सिता, मेरे पास इतना सब सोचने का समय कहाँ था। भविष्य में अगर कभी ऐसा अवसर मिला तो मैं तुम्हें जरूर साथ ले चलूंगा। वह सफ़ेद बालों वाली सुंदरी बेहद हिंसक लड़की थी। यदि उसने बहुत से लोगों को चुनौती देकर अपनी लड़ाई की प्यास न बुझाई होती तो वह अब भी कबीर विल्सन को अपने साथ द्वंद्वयुद्ध स्पारिंग करने के लिए तंग कर रही होती। वर्तमान में वह कभी कभार कबीर विल्सन से अनिरुद्ध को बुलाने के लिए कहती थी, लेकिन कबीर विल्सन ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? अनिरुद्ध को भी लड़ना बेहद पसंद था, और फिर बली परिवार हरक्यूलियन फैमिली के सदस्य के रूप में उसकी पहचान को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह एक सीधी सोच वाला व्यक्ति था जो महिलाओं के प्रति किसी भी तरह की कोमलता दिखाना नहीं जानता था। कबीर विल्सन को डर था कि कहीं इप्सिता बाजवा उसके हाथों गंभीर रूप से घायल न हो जाए।
इप्सिता बाजवा ने फुफकारते हुए कहा, यदि मेरी आइसविंड वैली की डीन सेक्रेड लाइट टेम्पल के सामने आत्मसमर्पण करती हैं तो मैं आइसविंड वैली से अपना नाता तोड़ लूंगी। मैं किसी रीढ़हीन संप्रदाय का हिस्सा बनकर नहीं रहूंगी। कबीर विल्सन मन ही मन हंस रहा था क्योंकि आइसविंड वैली की डीन खुद रूही थी जो ठीक वहीं बैठी थी। यह अलग बात था कि इप्सिता वर्तमान में इस सच्चाई से अनजान थी। बोलते बोलते इप्सिता बाजवा कियारा लुईस को अभ्यास के लिए पिछले अहाते में खींच ले गई। उसकी रगों में एक सेनापति का खून दौड़ रहा था। कबीर विल्सन को जो बात थोड़ी समझ से परे लगती थी वह ये थी कि कियारा लुईस कभी थकान महसूस नहीं करती थी। वह हमेशा खुशी खुशी इप्सिता बाजवा का साथ देती थी। दीदी रूही, वह मायाविनी ऐशो ऐसा अभी तक क्यों नहीं है? कबीर विल्सन ने खिड़की के पास बैठते हुए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके रूही से पूछा और नीचे आंगन में उन दोनों को अपनी अपनी हथेली की तकनीकों की तुलना करते हुए देखने लगा। मैंने उससे पहले ही जड़ी बूटियां दे दी हैं और उसने कहा था कि वह उन्हें तैयार रिफाइन करने में मेरी मदद करेगी। रही बात वह कहाँ है तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, रूही ने उत्तर दिया। इन दिनों कबीर विल्सन हमेशा उसके करीब आने के बहाने ढूंढता रहता था, फिर भी वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। आखिरकार कियारा लुईस और इप्सिता बाजवा दोनों यहीं थीं। यदि उन्हें पता चल जाता तो यह एक बड़ी समस्या बन जाती। क्या वह जानती है कि वे जड़ी बूटियां मेरी हैं? कबीर विल्सन ने पूछा। वह जानती है, और उस समय वह अविश्वसनीय रूप से हैरान थी और तो और वह ईर्ष्या भी कर रही थी। रूही गर्व से मुस्कुराई क्योंकि कबीर विल्सन ने वे जड़ी बूटियां उसे दी थीं, न कि ऐशो को। ऐशो एक असाधारण कीमियागर अल्केमिस्ट थी। जीतान के अनुसार पूर्वी समुद्र में उसकी क्षमता के केवल कुछ ही कीमियागर मौजूद हैं। इसके अलावा उनमें से अधिकांश काफ़ी वृद्ध हैं, इसलिए पूर्वी समुद्र में ऐशो की अच्छी खासी प्रतिष्ठा है। यहाँ तक कि पूरी नश्वर दुनिया में भी उसकी साख कम नहीं है। जहाँ तक रूही का सवाल है, वह पूर्वी समुद्र में केवल थोड़ी बहुत प्रसिद्ध है। एक उच्च स्तरीय कीमियागर किसी हथियार निर्माता रिफाइनर से बेहतर होता है, क्योंकि हथियार निर्माता केवल बाहरी सहायता प्रदान कर सकते हैं, जबकि कीमियागर किसी को उसकी साधना में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा वे निर्वाण रीम के योद्धाओं को तब बहुत बड़ा सहारा देते हैं जब उन्हें अपने निर्वाण संकट को पार करना होता है। उदाहरण के लिए, रूही को भी गोलियां बनाने के लिए ऐशो से मदद मांगनी पड़ी थी। दीदी रूही, वह मायाविनी ऐशो मेरी दासी बनना चाहती थी, और जब मैंने उसे मना कर दिया तो वह नाखुश दिखी। ऐसा क्यों है? कबीर विल्सन ने पूछा। इस बात को लेकर वह हमेशा दुविधा में रहता था। कौन जाने, हाल ही में मुझे पता चला है कि वह पिल अरोमा पैराडाइज की डीन है। वह हमेशा बहुत रहस्यमयी रही है, शायद वह सचमुच तुम्हें पसंद करती है। रूही के स्वर में थोड़ी ईर्ष्या महसूस की जा सकती थी। ये जानकर कि वह थोड़ी ईर्ष्यालु हो रही थी, कबीर विल्सन को मन ही मन गर्व महसूस हुआ। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई। दीदी रूही, अलविदा। बोलते हुए उसका हाथ उसके आकर्षक सुडौल नितंबों को छूकर सहला गया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह हवा की तरह सीढ़ियों से नीचे भाग गया। रूही केवल शर्म के मारे बेबसी से पैर पटक कर रह गई। ये छोटा बदमाश दिन ब दिन और नटखट होता जा रहा है, रूही ने हल्के से बड़बड़ाया और फिर से कियारा लुईस और इप्सिता बाजवा की लड़ाई को देखने लगी। जैसे ही कबीर विल्सन एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में वापस लौटा, एक बुजुर्ग एल्डर ने उसे तुरंत एक्सट्रीम मार्शल मिस्टेरियस रीम में इकट्ठा होने के लिए सूचित किया। अंदर मौजूद हर व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। भले ही वह न तो कोई बुजुर्ग था और न ही अत्यधिक शक्तिशाली, लेकिन उसने अक्सर एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के सम्मान की रक्षा की थी। अब उसे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक माना जाता था। उसकी प्रतिभा का तो कहना ही क्या, उसे निश्चित रूप से डीन के पद के अगले उम्मीदवार के रूप में तैयार किया जा सकता था। लगभग सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। हर किसी की ताकत ट्रू मार्शल रीम के 9वें स्तर से ऊपर है, और आप सभी कई वर्षों से एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। जीतान ने कहा। बुजुर्गों के दरबार एल्डर कोर्टयार्ड में केवल 40 या उससे कुछ अधिक लोग थे। उन सभी की ताकत ट्रू मार्शल रीम के 9वें स्तर से ऊपर थी। कबीर विल्सन को छोड़कर उस समूह का सबसे कमजोर व्यक्ति भी एक एक्सट्रीम स्टेट का योद्धा था। कल हीरो असेंबली आयोजित होने जा रही है। कल कई अप्रत्याशित मोड़ आ सकते हैं, और यदि हम सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें तो शायद पूरा एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में आ जाएगा। आपके यहाँ से जाने के बाद ये सुनिश्चित करें कि विभिन्न मार्शल कोर्टयार्ड के शिष्यों ने खुद को तैयार कर लिया है। जीतान का चेहरा गंभीर हो गया। हर कोई सोच में पड़ने से खुद को रोक नहीं सका। आपको 3 बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला, कल यदि कुछ शिष्य एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को छोड़कर जाना चाहते हैं तो आपको उन्हें रोकने की अनुमति नहीं है।
आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, बस उन्हें जाने दें। दूसरा, यदि कल की स्थिति एक्सट्रीम मार्शल एक्ट के लिए बहुत गंभीर हो जाती है तो कृपया शांत रहें। आपको घबराना नहीं है। तीसरा, जब जीतान यहाँ तक बोला तो वह रुका और अपनी चील जैसी आंखों से हर किसी को देखते हुए कहा, यदि कोई लड़ाई होती है तो जब तक मैं कोई आदेश न दूं कोई भी, और मेरा मतलब है कि किसी को भी कोई कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा आपको शिष्यों को सुरक्षित रूप से एक्सट्रीम मार्शल मिस्टेरियस रीम में पहुंचाना होगा। बाकी चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ दें। कबीर विल्सन दंग रह गया। जीतान की बातों से ऐसा लग रहा था कि सेक्रेड लाइट टेम्पल कल की हीरो असेंबली को निश्चित रूप से तबाह करने वाला है। आखिरकार सेक्रेड लाइट टेम्पल ने लगभग पूरे पूर्वी समुद्र को एकजुट कर लिया था। दूसरे शब्दों में, निर्वाण रीम के बहुत से योद्धा सेक्रेड लाइट टेम्पल के इशारों पर नाचने के लिए तैयार थे, जो एक्सट्रीम मार्शल एक्ट के लिए पूरी तरह से प्रतिकूल स्थिति थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक्सट्रीम मार्शल एक्ट सिर्फ एक अकेला संप्रदाय था। ये कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पूरे पूर्वी समुद्र का सामना करना निश्चित रूप से इसके लिए कठिन होने वाला था। मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ, विभिन्न मार्शल कोर्टयार्ड के प्रमुखों के लौटने के बाद तुरंत एक्सट्रीम मार्शल एक्ट के शिष्यों को बुलाएं। मॉडल मार्शल रीम के 10वें स्तर से नीचे के सभी शिष्यों को एक्सट्रीम मार्शल एक्ट छोड़ने के लिए कहें। कोई भी बहाना बनाएं, उन्हें जाने के लिए मजबूर करें। जहां तक 10वें स्तर के मॉडल मार्शल रीम के शिष्यों का सवाल है, उनकी एक छोटी टीम बनाएं और उन्हें एक्सट्रीम मार्शल मिस्टेरियस रीम के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करने के लिए कहें। एक्सट्रीम स्टेज से नीचे के योद्धा इन 10वें स्तर के शिष्यों को संभालने के लिए जिम्मेदार होंगे। साथ ही वे भी एक्सट्रीम मार्शल मिस्टेरियस रीम के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करेंगे। अलेक्जेंडर ने कहा। इस मोड़ पर एक बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या हम में से केवल इतने ही लोग हीरो असेंबली में भाग लेने जा रहे हैं? वर्तमान में एल्डर कोर्टयार्ड के इन लोगों को एक्सट्रीम मार्शल एक्ट का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जा सकता था। ये सही है, जिस स्थान पर हीरो असेंबली आयोजित होने जा रही है वह सीमित है। यदि एक्सट्रीम मार्शल एक्ट का हर कोई हीरो असेंबली में भाग लेने चला गया और यदि संयोग से कई मित्र बाद में शामिल होने आए तो हमारे पास उनके लिए कोई स्थान शेष नहीं बचेगा। क्या बाद में कोई आने वाला था? कबीर विल्सन मन ही मन हैरान था। वह जानता था कि पूर्वी समुद्र के कई शक्तिशाली महाद्वीपों के योद्धा अभी तक नहीं पहुंचे थे। यदि बाकी लोग कल आ जाते हैं तो वह हीरो असेंबली एक ऐसा भव्य आयोजन बन जाएगा जहां पूर्वी समुद्र के सभी शक्तिशाली विशेषज्ञ एकत्रित होंगे। हालांकि कबीर विल्सन को जिस बात की चिंता थी वह ये थी कि पूर्वी समुद्र की सभी विभिन्न ताकतों ने सेक्रेड लाइट टेम्पल के साथ हाथ मिला लिया था। यदि वे सभी मिलकर एक्सट्रीम मार्शल एक्ट पर हमला कर देते हैं तो एक्सट्रीम मार्शल एक्ट इससे कैसे निपटेगा? कबीर विल्सन ये कल्पना करने में असमर्थ था कि जीतान के पास क्या तरकीब बची होगी। आखिरकार उस समय उनका सामना भयानक निर्वाण रीम के योद्धाओं की एक विशाल भीड़ से होने वाला था, और यदि उन सभी ने हमला करने का फैसला किया तो पूरा चेनवू मेनलैंड पूरी तरह से नष्ट हो सकता था। किसी ने नहीं सोचा था कि समय इतना कम होगा। यदि पीछे हटने के लिए कहा गया है तो पीछे हटना ही होगा। हालांकि ये सब जीतान की व्यवस्था थी, स्वाभाविक रूप से उसके पास अपनी कोई योजना अवश्य होगी। कबीर विल्सन को यह भी नहीं पता था कि हीरो असेंबली कहाँ आयोजित होने वाली थी। जाहिर है यह एक्सट्रीम मार्शल एक्ट के अंदर नहीं होने वाली थी, अन्यथा जीतान ने यह नहीं कहा होता कि स्थान सीमित है। अध्याय 0367 सन्निकट संकट। बैठक समाप्त होने के बाद सभी लोग तेजी से बाहर निकल गए क्योंकि उनके पास समय बहुत कम था। हालांकि उनमें से कुछ लोग बुजुर्ग एल्डर्स थे, फिर भी वे मार्शल कोर्टयार्ड की विभिन्न व्यवस्थाओं को संभालने के लिए जिम्मेदार थे। वहां केवल कबीर विल्सन ही बचा था। जब सब लोग काफी दूर चले गए तो जीतान ने फुर्ती से पूछा, युवा मार्शल अंकल, क्या आपने छोटी गुरु बहन को देखा है? मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि इस बार उसका एकांतवास सेक्लूजन में साधना करना ठीक नहीं है, फिर भी उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। कबीर विल्सन ने अपना सिर हिलाया। मैं भी उसे ढूंढ रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड में है ही नहीं। जीतान और अलेक्जेंडर भी उस पिल ब्यूटी औषधि सुंदरी को ढूंढ रहे थे, पर वह कहीं नहीं मिली। कबीर विल्सन के लिए उसे खोजना और भी कठिन था। वह एक भयानक कीमियागर थी और उसकी ताकत भी वैसी ही थी। वह एक्सट्रीम मार्शल एक्ट के दिग्गज शख्सियतों में से एक थी। यदि वह हीरो असेंबली के दौरान अनुपस्थित रही तो इससे निश्चित रूप से एक्सट्रीम मार्शल एक्ट कमजोर दिखाई देगा। पिछली बार कबीर विल्सन ने पिल ब्यूटी को पिल अरोमा पैराडाइज की महासभा के दौरान देखा था। उस समय पिल ब्यूटी ने उसे 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन की जड़ी बूटियां सौंपी थीं। उस दिन के बाद से उसने उसे दोबारा नहीं देखा था।
भले ही पिल ब्यूटी अक्सर रहस्यमयी तरीके से प्रकट और गायब होती रहती थी, लेकिन ऐसी गंभीर स्थिति में भी उसका सामने न आना जीतान और दूसरों को बेहद चिंतित कर रहा था। कल आखिर होने क्या वाला है? क्या ये बहुत खतरनाक है? क्या मुझे अभी भी इसमें शामिल होना चाहिए? कबीर विल्सन ने पूछा। यदि यह इतना खतरनाक था कि उसकी जान भी जा सकती थी, तो वह जाहिर तौर पर नहीं जाता। जीतान ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, यह कहना कठिन है। जाना है या नहीं जाना, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। वैसे भी, आपके जाने या न जाने से कुछ बदलने वाला नहीं है। हालांकि, यदि आप जाने की योजना बनाते हैं, तो आपको एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य देखने को मिल सकता है। रही बात खतरे की, तो मैं निश्चितता के साथ कुछ नहीं कह सकता। कबीर विल्सन ने अपने कंधे उचकाए। मैं उस बूढ़े पागल से पूछने जा रहा हूं, आप उस लड़की को ढूंढिए। जीतान ने तुरंत कबीर विल्सन को पकड़ा, मुस्कुराया और कहा, युवा मार्शल अंकल, सचमुच आपके पास बहुत जिगर है। आप इतनी जल्दी उससे मिलने जा रहे हैं। शुरुआत में मैं जाने की योजना बना रहा था, लेकिन अब जब युवा मार्शल अंकल का इरादा है, तो आप मेरी तरफ से उनसे ज़रूर पूछिएगा कि वह वर्तमान स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं। कबीर विल्सन ने जाने से पहले कुछ बड़बड़ाया और तुरंत विदा ली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जीतान वास्तव में धीरन से इतना डरेगा। अब अपने गुरु से परिचित होने के बाद उसने महसूस किया कि उस असहनीय यातना से मिलने वाला कष्ट थोड़ा कम हो गया था। गड्ढे पिट के अंदर धीरन एक विशाल गाय की जांच कर रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके गुरु ने इसे कहां से प्राप्त किया था। साथ ही उसने एक अनोखा मसाला भी निकाला था। मांस को भूनने से बहुत स्वादिष्ट सुगंध आ रही थी। यह उन कुछ चीज़ों में से एक थी जिसने इस नरक को कबीर विल्सन के लिए थोड़ा बेहतर बना दिया था। बात मत करो, इसे खाने के बाद के लिए टाल देते हैं। धीरन ने उस गाय को देखते हुए अपने हाथ से कबीर विल्सन को हेवनली सनफायर, स्वर्गीय सूर्य अग्नि का उपयोग करके गाय को भूनने का इशारा किया। यदि पाताल लोक की अगाध खाई नेदरवर्ल्ड एबिस के तल में रहने वाले फायर बीस्ट को पता चलता कि कबीर विल्सन मांस भूनने के लिए हेवनली सनफायर का उपयोग कर रहा था, तो वह निश्चित रूप से गुस्से में खून की उल्टी कर देता, और वह भी एक बार नहीं। बेशक ये सब धीरन के कारण था। इस बूढ़े पागल ने ही कबीर विल्सन को ऐसा करने का निर्देश दिया था। उसके अनुसार हेवनली सनफायर में भूनने से मांस अपेक्षाकृत स्वादिष्ट बनता है। बहुत जल्द वह दानवी गाय भुनी जा चुकी थी। कबीर विल्सन और धीरन के बीच एक प्रतियोगिता शुरू हो गई कि कौन अधिक और कितनी जल्दी खा सकता है। भोजन के बाद कबीर विल्सन आलस से पत्थर की दीवार के सहारे टिक गया। पानी के चमकते कुंड के बगल में गर्म और कोमल पीले रंग की आभा को देखते हुए उसे अचानक लगा कि यह गड्ढा काफी अच्छा था। उसकी नज़र में ये सुंदर भी लग रहा था। गुरुजी, लिटिल फेदरहेड, जीतान ने कहा है कि वह कल हीरो असेंबली बुलाने जा रहा है। उसके हाव भाव से ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का अंत निकट है। कबीर विल्सन ने कहा, अब उसे वह काम करना था जिसके लिए वह आया था। धीरन हंसा और बोला, छोटे बदमाश, कल तुम्हें भी हीरो माउंटेन, वीर पर्वत जाना चाहिए। इससे तुम्हारी समझ और दृष्टि का दायरा बढ़ेगा। और हाँ, कल चाहे जो भी हो, तुम्हें लिटिल फेदरहेड और दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वे चीज़ों को बहुत बुरी तरह से संभालने वाले हैं? कबीर विल्सन ने त्योरियां चढ़ाईं। उसे अचानक एक बुरा एहसास हुआ। हे, मैं देख सकता हूं कि तुम एक सन्निकट आपदा का सामना करने जा रहे हो। उस समय तुम्हें सावधान रहना होगा, धीरन ने हंसते हुए कहा। कबीर विल्सन की भौहें फड़कने लगीं। धीरन भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत धीरन की बात पर विश्वास कर लिया। गुरुजी, मुझसे मजाक मत कीजिए, कबीर विल्सन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम एक भयानक संकट का सामना करने जा रहे हो। हा। छोटे बदमाश, उस समय ये सुनिश्चित करना कि तुम मर न जाओ। धीरन पागलों की तरह हंस पड़ा। कबीर विल्सन का मन किया कि वह उसे बेरहमी से 2 थप्पड़ जड़ दे। उसका अपना शिष्य मौत के संकट में था, फिर भी वह इतनी खुशी से हंस रहा था। गुरुजी, आखिर होने क्या वाला है? क्या पूरा एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट मौत के संकट में है, या सिर्फ मैं ही हूं? कबीर विल्सन के चेहरे पर पीड़ा के भाव आ गए। सिर्फ तुम? यदि तुम बिल्कुल सटीक जानना चाहते हो, तो तुम्हें कल की हीरो असेंबली के दौरान इसका पता लगाना होगा। इस मामले में, हालांकि मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं इसके विशेष रूप से खिलाफ भी नहीं हूं। इसके अलावा, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा भी होगी, धीरन ने हंसते हुए कहा। कबीर विल्सन निराश होकर जमीन पर बैठ गया और उसने पानी में जोर से एक पत्थर फेंका। वह जानता था कि धीरन जो कह रहा है वह निश्चित रूप से सच होगा। छोटे बदमाश, चिंता मत करो, तुम मेरे चेले हो। भले ही तुम बड़े संकट में हो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा।
भविष्य में तुम इस बूढ़े आदमी से भी ज्यादा सनकी बनोगे, मैं निश्चित रूप से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। धीरन ठहाका मारकर हंस पड़ा। कबीर विल्सन और भी सवाल पूछना चाहता था, लेकिन अंततः धीरन ने उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया। लात से दुखते हुए अपने नितंबों को सहलाते हुए उसने गड्ढे की ओर देखते हुए कई बार कोसा और फिर जल्दी से एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड लौट आया। उसे भारी आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि जीतान प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहा था। कबीर विल्सन को आते देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, युवा मार्शल अंकल, क्या आपने उनसे पूछा? मैंने पूछा था, उस बूढ़े पागल के अनुसार मैं एक सन्निकट आपदा का सामना करने जा रहा हूँ। संक्षेप में कहें तो कल मेरी किस्मत खराब हो सकती है। इस बात का जिक्र करते हुए कबीर विल्सन को अपने दिल में बेहद बेचैनी महसूस हुई, जैसे उसके दिल में कोई गांठ पड़ गई हो। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे जो भी हो, मुझे आपको दोष नहीं देना चाहिए। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? कबीर विल्सन ने जीतान को घूरते हुए पूछा। तुम्हें कल पता चल जाएगा, जीतान ने अपने हाथ मलते हुए कहा। कबीर विल्सन ने उपहास किया, कल मैं हीरो असेंबली में भाग ही नहीं लेने जा रहा हूँ, फिर मैं देखूंगा कि मुझ पर कोई आपदा आती है या नहीं आएगी, लेकिन बेहतर होगा कि तुम खुद जाकर इसे देखो। मुझे अभी भी बहुत सारे काम करने हैं, मैं पहले निकलता हूँ। जीतान की आंखों में थोड़ा अपराधबोध का भाव था। अपनी बात पूरी करने के बाद वह तुरंत वहां से चला गया। कबीर विल्सन ने उसे कुछ बार कोसा। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे जीतान उसे किसी सौदे में बेचने जा रहा हो। क्या वह दूसरों को मेरे और दीदी रूही के रिश्ते के बारे में बताने की योजना बना रहा है, या फिर ऐशो के साथ के रिश्ते के बारे में? पर इससे उसे क्या फ़ायदा होगा? कबीर विल्सन पूरी तरह से असमंजस में था, क्योंकि उसने जड़ी बूटी के बगीचे में प्रवेश किया था। मालिक, मेरे माता पिता पास में ही हैं। बेहतर होगा कि आप मुझे बाहर न ले जाएं, मैं उनके साथ वापस नहीं लौटना चाहता। प्रोफाउंड बीस्ट बैग दिव्य पशु पोर्टली से छोटे सफ़ेद बाघ की डरपोक आवाज आई। लिली, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कबीर विल्सन मुस्कुराया। वह भी छोटे सफ़ेद बाघ को खोना नहीं चाहता था। आखिरकार यह उसकी हुक्म का इक्का था। सिमी ने कहा, छोटे बदमाश, तुम्हारे लिए चीज़ों को समेट लेना ही बेहतर होगा। कौन जानता है कि कल तुम्हारे साथ क्या होगा? क्या मेरे पास समेटने के लिए कुछ चीज़ें हैं? जाहिर तौर पर कबीर विल्सन ने भी महसूस कर लिया था कि कल उसकी स्थिति गंभीर हो सकती है, लेकिन वह बहुत शांत रहा। तुम पूरे जड़ी बूटी के बगीचे को अंगूठी रिंग के अंदर स्थानांतरित कर सकते हो। पूरे स्पिरिट फील्ड आध्यात्मिक खेत को ले लेना सबसे अच्छा रहेगा। सिमी की आवाज में अत्यधिक चिंता महसूस की जा सकती थी। क्या ये संभव है? कबीर विल्सन ने पूछा। यदि जड़ी बूटी के बगीचे को अंदर रखा जाता तो उन दोनों को उसकी देखभाल करनी होती। इसके अलावा वह बगीचे को अपने साथ लेकर चलता, लेकिन इस तरह उसके पास जड़ी बूटियों की कभी कोई कमी नहीं होती। अध्याय 0368 हीरो माउंटेन वीर पर्वत। चूंकि हीरो असेंबली कल आयोजित होने वाली थी, इसलिए वर्तमान में पूरे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के पास करने के लिए बहुत सारे काम थे। हर कोई बेहद व्यस्त था। कबीर विल्सन ने प्रेम बजाज और समूह से मुलाकात की और उनके साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद वह एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड लौट आया और जड़ी बूटी के बगीचे की सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों स्पिरिट हर्ब्स को अदृश्य अंगूठी रिंग के अंदर स्थानांतरित कर दिया। उस रहस्यमयी अंगूठी के भीतर जीवित प्राणियों को भी रखा जा सकता था, और केवल इतना ही नहीं, वे इसके अंदर लंबे समय तक जीवित भी रह सकते थे, जैसे कि वह अपने साथ एक छोटा रहस्यमयी क्षेत्र मिस्टेरियस रीम लेकर चल रही हो। भले ही यह सरल और साधारण थी, लेकिन काफ़ी उपयोगी थी। यह अंगूठी प्रोफाउंड बीस्ट बैग दिव्य पशु पोर्टली से भिन्न थी। प्रोफाउंड बीस्ट बैग के भीतर केवल स्पिरिट बीस्ट आध्यात्मिक पशु ही रह सकते थे। स्पिरिट बीस्ट्स के पास एक ऐसी क्षमता होती थी जिससे वे प्रोफाउंड बीस्ट बैग की बाधा को पार करके बाहरी दुनिया से स्पिरिट क्यूई को सोख सकते थे। इसी क्षमता के कारण वे इसके अंदर जीवित रहने में सक्षम थे, और यही कारण था कि कबीर विल्सन उन्हें प्रचुर मात्रा में 100 बीस्ट स्पिल्स उपलब्ध करा पाता था। इसलिए अंदर रहने वाले स्पिरिट बीस्ट हवा और स्पिरिट क्यूई की कमी के कारण नहीं मरते थे। कबीर विल्सन ने एक बार रूही से पूछा था कि क्या वह इस तरह की अंगूठी बना सकती है। उसे उत्तर मिला था कि ऐसा करना काफ़ी हद तक संभव है। बात बस इतनी थी कि इसके लिए उसे कुछ बहुत ही विशेष जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। निर्माण प्रक्रिया के दौरान उसे बहुत सारे गहन आध्यात्मिक विन्यासों प्रोफाउंड स्पिरिट अरेज का उपयोग करना होगा और कम से कम कुछ दशकों तक इसे तैयार करना होगा, तब जाकर वह सफल हो पाएगी। लियू मेंगर रूही एक महान हथियार निर्माता ग्रैंड रिफाइनर थीं। वह प्रोफाउंड बीस्ट बैग मूल रूप से रूही द्वारा ऐशो को दिया गया था, जिसे बाद में कबीर विल्सन को सौंप दिया गया था।
दूसरे शब्दों में, वह प्रोफाउंड बीस्ट बैग का निर्माण कर सकती थीं, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि उनके पास उच्च स्तरीय सामान रखने वाले जादुई उपकरणों स्टोरेज मैजिकल इक्विपमेंट को बनाने का अनुभव था। हीरो माउंटेन कहाँ है? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? क्या तुम जानती हो? कबीर विल्सन एक तरफ खुदाई करने में व्यस्त था, तो दूसरी तरफ वह सवाल पूछ रहा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं है, हालांकि अगर मुझे अनुमान लगाना हो तो यह निश्चित रूप से एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के आसपास ही होना चाहिए। सिमी ने कहा, ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के आसपास एक ऐसा पर्वत है जो एक अजीब सी घातक और मृताभा डेथली ऑरा से भरा हुआ है। भले ही यह डेथ क्यूई से लबालब है, लेकिन यह यिंग क्यूई नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह मुक्त है। वह स्थान मृत आत्माओं की शुद्ध और न्यायप्रिय शक्ति से भरा हुआ प्रतीत होता है। भूमिका ने कहा। कबीर विल्सन एक पल के लिए दंग रह गया। शायद वह स्थान एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के बाहर का एक प्रतिबंधित क्षेत्र फॉरबिडन लैंड है, लेकिन सीधे उनके द्वारा ही प्रबंधित किया जाता है। हो सकता है कि वही स्थान हीरो माउंटेन हो। रिनी ने कहा, शायद 1 लाख साल पहले हुई लड़ाई के दौरान मारे गए नायक इसी स्थान पर दफनाए गए हैं। लेकिन उनकी आत्माएं अब भी वहां क्यों भटक रही हैं? क्या वे पुनर्जीवित होना चाहते हैं? 1 लाख साल पहले के बूढ़े लोग पुनर्जीवित होना चाहते हैं। ये कैसे संभव था? लेकिन कबीर विल्सन को यह बकवास नहीं लगा। उसे यह काफी हद तक संभव लगा क्योंकि उसने 100,000 डेविल माउंटेन्स में पुनर्जीवित हुए 2 सिर वाले सांप के राक्षस को देखा था। यदि भूमिका की बड़ी बहन ने उसे न मारा होता तो जीतान और बाकी लोग काफी समय तक उसी में उलझे रहते। कबीर विल्सन ने पूरे वर्ष जड़ी बूटियों के बगीचे की मिट्टी को ड्रैगन लार्क ड्रैगन सेलिवात से सींचा था। समय के साथ यह आध्यात्मिक मिट्टी स्पिरिचुअल सॉयल में बदल गई थी, जो आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को उगाने के लिए बेहद सहायक थी। कबीर विल्सन ने सबसे पहले आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को उनकी जड़ों के साथ खोदना शुरू किया और उन्हें एक एक करके अंगूठी के अंदर रख दिया। जब सभी जड़ी बूटियां खोद ली गईं, तो उसने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। उसने बाकी सब कुछ उन दोनों सुंदरियों की देखरेख पर छोड़ दिया। जब उसने आध्यात्मिक मिट्टी खोदने का काम पूरा किया, तब तक काफी रात हो चुकी थी। कबीर विल्सन छत पर बैठ गया और आसमान में पूरे चांद को देखने लगा। वह नहीं जानता था कि कल क्या होने वाला है, लेकिन अगर उसके गुरु ने उसे मरने न देने का वादा न किया होता तो वह यहाँ रुकने की हिम्मत कभी नहीं करता। वह बहुत पहले ही भाग गया होता। यदि वह छिपना चाहता तो उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। धीरन भी नहीं जानता था कि वह शिंतो मार्ग की साधना करता था। नश्वर दुनिया में केवल कुछ ही लोगों ने शिंतो के बारे में सुना था। उस आध्यात्मिक शक्ति की तो बात ही छोड़ दे जो इससे जुड़ी हुई थी। आसमान अभी साफ भी नहीं हुआ था कि जीतान कबीर विल्सन को ढूंढते हुए आ गया। वे इतनी सुबह ही हीरो माउंटेन जाने की योजना बना रहे थे। इस समय एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के कई शिष्य अपने घर लौट चुके थे। केवल मॉर्टल मार्शल रीम के 10वें स्तर के और कुछ ट्रू मार्शल रीम के योद्धा ही बचे थे। जीतान के जाने के बाद एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के बाकी शिष्य एक्सट्रीम मार्शल मिस्टेरियस रीम के प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले थे। सिमी और दूसरों का अनुमान बिल्कुल सटीक साबित हुआ। वास्तव में हीरो माउंटेन एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के आसपास का ही एक पर्वत था जहां प्रवेश करना वर्जित था। रास्ते में कबीर विल्सन ने रूही को भी देखा, जो कियारा लुइस और इप्सिता बाजवा को एक सफ़ेद वैदूर्य उड़ने वाले कमल वाइट जेड फ्लाइंग लोड्स पर लेकर आ रही थीं। जबकि जीतान और बाकी लोग पैदल चल रहे थे। उसने अन्य महाद्वीपों और संप्रदायों के दीनों को भी उनके शिष्यों के साथ पास के उस पर्वत की ओर उड़ते हुए देखा। उनमें से कुछ के चेहरों को वह पहचान सकता था। लोड्स आइलैंड के सार्थक, ट्रू मार्शल सेक्ट के अरमान, फ्री इमोर्टल सी के जयंत, प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के चंद्रशेखर। उसे जिस बात ने और भी अधिक हैरान किया वह ये थी कि 5 प्रमुख राक्षस संप्रदायों डेविल सेक्ट्स के सभी दीन भी आ रहे थे। फिर भी ऐशो का कहीं कोई अता पता नहीं था। वह पिल अरोमा पैराडाइज की सबसे शक्तिशाली सदस्य थी। चेनवू मेनलैंड और यहाँ तक कि पूर्वी समुद्रों में भी वह बेहद प्रसिद्ध थी। बेशक उसकी वास्तविक पहचान सामने आने के बाद ही वह इतनी प्रसिद्ध हुई थी। ऐसा लगता है कि 5 प्रमुख राक्षस संप्रदायों के लोगों को डेमन एंड डेविल डोमेन, राक्षस और दानव क्षेत्र पर कोई भरोसा नहीं है। जब वे लोग मानव दुनिया पर आक्रमण करेंगे तो वे अपने सगे संबंधियों को भी नहीं पहचानेंगे। मानव क्षेत्र के लोगों की तो बात ही छोड़ दें। 5 प्रमुख राक्षस संप्रदायों के दीनों को अपने शिष्यों के साथ उड़कर आते देखकर जीतान ने खुद से बड़बड़ाया। ऐसी अफवाहें हैं कि 1 लाख साल पहले की हीरो असेंबली भी इसी हीरो माउंटेन पर आयोजित की गई थी, इसलिए उस महान आपदा ग्रेट कैटास्ट्रोफे में मारे गए सभी लोग यहीं दफनाए गए हैं। कौन जाने कि पिछली महान आपदा का कोई व्यक्ति अब तक जीवित बचा हो। अलेक्जेंडर ने भावुक होकर आह भरी।
1 लाख साल पहले के प्राचीन लोगों ने पूरी मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड की सफलतापूर्वक रक्षा की थी, अन्यथा आज की ये दुनिया राक्षसों और दानवों की दुनिया बन चुकी होती। रिनी और दूसरों के अनुसार जब तीनों लोगों का महान युद्ध समाप्त हो जाता है तो एक दुनिया और राक्षसों की दुनिया के बीच संबंध बनाने वाला मार्ग पैसेज अंदर मौजूद राक्षसों और दानवों की क्यूई के आधार पर बंद हो जाता है। यदि राक्षसों द्वारा आक्रमण की गई दुनिया में घनी राक्षस क्यूई होती तो अंततः उसे क्रमशः राक्षसों या दानवों की दुनिया के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता। इसी तरह यदि मनुष्य राक्षसों की दुनिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेते तो मार्ग बंद होने पर उसे मानव क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता। हालांकि इस तरह की स्थिति बेहद दुर्लभ थी। आमतौर पर मानव क्षेत्र की दुनिया पर ही कब्जा कर लिया जाता था। यही कारण है कि दुनिया की रक्षा के लिए हर शक्तिशाली विशेषज्ञ को एकजुट होना पड़ता है। लेकिन अब सेक्रेड लाइट टेम्पल अधिक संसाधन प्राप्त करने के लिए पूर्वी समुद्र को एकीकृत करना चाहता है और वे इसमें लगभग सफल भी हो चुके हैं। हालांकि चेनवू मेनलैंड के संप्रदाय बहुत शक्तिशाली हैं और इसके अलावा ये बहुत विशाल भी है। कोई भी सेक्रेड लाइट टेम्पल द्वारा नियंत्रित होना नहीं चाहता। हीरो माउंटेन पर पहुंचने और पहाड़ी रास्ता पार करने के बाद आसमान पूरी तरह से साफ हो चुका था। कबीर विल्सन ने उम्मीद नहीं की थी कि हीरो माउंटेन की चोटी को वास्तव में विशाल ईंटों और पत्थरों का उपयोग करके समतल बनाया गया होगा। ऐसा लग रहा था कि यह काम कई साल पहले किया गया था। मैदान चौक के चारों ओर पत्थर से तराशी गई कई साधारण बेंच और मेजें भी थीं। प्रत्येक पत्थर की मेज चौकोर पत्थरों से बनाई गई थी और पत्थर की कुर्सियों के लिए भी यही सच था। जो लोग पहले आ चुके थे वे पहले से ही बैठे हुए थे। प्रत्येक संप्रदाय की अपनी मेज थी। हालांकि वहां एक बहुत बड़ी मेज थी जिसमें 40 या उससे अधिक सीटें थीं। कबीर विल्सन ने अनुमान लगाया कि यह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की मेज थी। निश्चित रूप से जीतान एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्यों के साथ उसी मेज की ओर बढ़ गया। कबीर विल्सन के बैठने के बाद उसने कियारा लुइस और दूसरों की तरफ देखकर अपनी जीभ बाहर निकाली। इसे एक तरह से अभिवादन माना जा सकता था। वह जानता था कि कुछ ही पलों में वह किसी न किसी बड़ी आपदा का सामना करने वाला है। यदि संभव हो तो उसे अपनी परी जैसी पत्नी के करीब रहने का यह अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए था। सबके आने के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। वहां का माहौल बेहद गंभीर और तनावपूर्ण था। कबीर विल्सन ने ऊबकर मेजों की संख्या गिनना शुरू कर दिया, जो वास्तव में 400 से अधिक थीं। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की मेज को छोड़कर अन्य मेजों पर केवल 5 लोग ही बैठ सकते थे। यानी हीरो असेंबली में भाग लेने वाले लोगों की कुल संख्या 2000 से अधिक नहीं थी। अध्याय 0369 पक्ष चुनना स्टैंड लेना। कबीर विल्सन ने ध्यान दिया कि कई मेजों पर केवल 2 से 3 लोग ही बैठे थे। राक्षस संप्रदाय डेविल सेक्ट के दीन काले रंग की पोशाक पहने हुए थे और उन्होंने अपने सिर को हूत नकाब से ढक रखा था। वे अपने अलग हिस्से में बनी मेजों पर बैठे थे। जब हर कोई काफी ऊब महसूस कर रहा था तभी दूर से सूरज की रोशनी जैसी चकाचौंध करने वाली एक सुनहरी रोशनी चमकी। तुरंत ही सबने उस ओर देखा। कबीर विल्सन बिना देखे ही समझ गया था कि यह निश्चित रूप से सेक्रेड लाइट टेम्पल के लोग हैं। मेजों पर बैठे कई लोग अचानक खड़े हो गए। चेनवू मेनलैंड के संप्रदायों और कुलों को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों के मेहमान बीच के उस हिस्से की ओर चल दिए जहां कोई मेज नहीं थी और चुपचाप खड़े हो गए। जीतान ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। अन्य महाद्वीपों के इन मार्शल आर्टिस्टों ने सेक्रेड लाइट टेम्पल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। यहां तक कि निर्वाण रीम के योद्धा भी सेक्रेड लाइट टेम्पल से डरे हुए लग रहे थे। ये प्रदर्शन इसलिए किया गया था ताकि चेनवू मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट इस सच्चाई को अपनी आंखों से देख सकें और इसके गवाह बन सकें। किन जेजुन सबसे आगे था और पूरी तरह से सुनहरी पोशाक पहने लोगों की एक विशाल भीड़ एक दमनकारी दबाव छोड़ते हुए उड़कर आई। वे पहाड़ की चोटी पर बने मैदान में उतरे और जैसे ही किन जेजुन ने अपना हाथ लहराया, बीच में सावधान की मुद्रा में खड़े सभी लोग अपनी सीटों पर वापस चले गए। किन जेजुन के पीछे आए सुनहरी पोशाक वाले मार्शल आर्टिस्ट भी जल्द ही अपनी अपनी सीटें ढूंढकर बैठ गए। वहां लगभग 200 मार्शल आर्टिस्ट इकट्ठा हुए थे, लेकिन उनमें से 40 या उससे अधिक लोगों की पोशाक अलग थी। ये 40 लोग 10 मेजों में बंट गए और बैठ गए। यदि मैं गलत नहीं हूं तो ये 10 मेजें उन 10 अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली महाद्वीपों के लिए हैं। वे उन सुनहरी पोशाक वाले मार्शल आर्टिस्टों से बहुत अलग हैं और उनकी कुल ताकत भी काफी भयानक है। रिनी ने कहा, पूर्वी समुद्र के पास कुल 10 शक्तिशाली महाद्वीप थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन सभी को सेक्रेड लाइट टेम्पल ने अपने पाले में कर लिया था। हालांकि ये लोग स्वाभाविक रूप से एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट से निपटने के लिए हाथ नहीं मिलाएंगे। अधिक से अधिक वे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को अलग थलग करने का प्रयास करेंगे।
वे इस शीर्ष संप्रदाय को पूरी तरह से मिटाने का साहस नहीं कर सकते थे जो राक्षस और दानव दुनिया डेविल एंड डेमन वर्ल्ड के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहा था। अन्यथा पश्चिमी समुद्र, उत्तरी समुद्र और दक्षिणी समुद्र, ये तीनों समुद्री क्षेत्र निश्चित रूप से इसके खिलाफ आवाज उठाते। ऐसा लगता है कि तुम्हारा सेक्रेड लाइट टेम्पल कुछ ज्यादा ही लोगों को लेकर आया है। तुमने दूसरों की मेजों पर कब्जा कर लिया है, जीतान ने ठंडे स्वर में कहा। सेक्रेड लाइट टेम्पल के पोप किन जेजुन के प्रति उसके मन में रत्ती भर भी अच्छी भावना नहीं थी। कबीर विल्सन ने कभी चेनवू मेनलैंड नहीं छोड़ा था, इसलिए उसे अन्य महाद्वीपों के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से पता नहीं था। जीतान की बातें सुनकर उसे ज्ञात हुआ कि जो मेजें अभी अभी भरी थीं, वे खाली होनी चाहिए थीं। दूसरे शब्दों में, अन्य 400 महाद्वीपों के मार्शल आर्टिस्ट अभी तक नहीं पहुंचे थे। खैर, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के डीन पश्चिमी समुद्र, दक्षिणी समुद्र, उत्तरी समुद्र के लोगों की तो बात ही छोड़िए, पूर्वी समुद्र के मार्शल आर्टिस्ट भी यहां आने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए मैं मेजें भरने के लिए दूसरों को ले आया, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किन जेजुन ने चेनवू मेनलैंड के अन्य मार्शल आर्टिस्टों को देखते हुए क्रूरता से मुस्कुराकर कहा, हा, यहाँ तक कि तुम्हारे चेनवू मेनलैंड की ऐशो भी अभी तक नहीं पहुंची है। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का आकर्षण और प्रभाव काफी कमजोर पड़ गया है। किन जेजुन ने उपहास उड़ाया। अचानक बहुत दूर से एक कोमल ताना गूंजा, किसने कहा कि मैं नहीं आई हूं? किन जेजुन, तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो। बकवास करने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। ऐशो अकेली आई थी। वह शख्सियत थी जो चेनवू मेनलैंड के शिखर पर खड़ी थी। यहाँ उसके साथ किसी के न होने पर भी कोई समस्या नहीं होने वाली थी। बर्फ जैसी सफ़ेद पोशाक पहनने के बाद ऐशो नाम की इस मायाविनी सदिक ड्रेस में रत्ती भर भी चंचलता या कामुकता नहीं दिख रही थी। वह स्वर्ग से उतरी किसी परी से अलग नहीं लग रही थी। किन जेजुन की ओर देखने की जहमत उठाए बिना वह अपनी मेज पर बैठ गई। भले ही वहां दर्जन से अधिक सुंदर डीन और उससे भी अधिक सुंदर लड़कियां थीं, लेकिन उन सभी की तुलना ऐशो से नहीं की जा सकती थी। केवल रूही ही उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती थी। यद्यपि इप्सिता बाजवा और कियारा लुइस दोनों सुंदर थीं, लेकिन फिर भी उनमें एक परिपक्व आकर्षण और एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के हाव भाव की कमी थी। हालांकि फिर भी वे कई लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थीं। हाँ, आइसविंड वैली की डीन भी अभी तक नहीं पहुंची हैं। तुम्हारा चेनवू मेनलैंड अभी तक एकजुट भी नहीं हुआ है और तुम फिर भी सभी को यहाँ इकट्ठा करना चाहते हो। किन जेजुन का ऐशो द्वारा उपहास उड़ाया गया था, जिससे वह मन ही मन नाखुश था। रूही ने उपेक्षा भरे स्वर में कहा, मैं ही आइसविंड वैली की डीन हूँ। बोलते ही उसके स्थान से अचानक ठंडी हवा का एक झोंका बाहर की ओर फैल गया। जैसे ही ठंडी हवा का वह झोंका उनके शरीरों से टकराया, कई निर्वाण रीम के योद्धाओं के चेहरे के रंग बदल गए। इस बीच शिष्यों को कोई बड़ी समस्या नहीं हुई, उन्हें बस अत्यधिक ठंडी हवा के एक झोंके का एहसास हुआ। अचानक ऐसा लगा जैसे पूरा मैदान एक ऐसे दबाव के नीचे आ गया हो जिसने उनकी सांसें रोक दी हों। कुछ ही पलों के बाद सभी निर्वाण रीम के योद्धाओं ने हल्की सांस छोड़ी और आश्चर्यजनक रूप से उन सभी के मुंह से ठंडी हवा निकली। रूही ने आइसविंड वैली की डीन के रूप में अपनी पहचान साबित करने के लिए सबसे प्रभावी और सीधा तरीका अपनाया था। कबीर विल्सन ये पहले से ही जानता था और उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि इतनी जल्दी उसकी पहचान का खुलासा होने से वह थोड़ा दंग रह गया था। ऐसा लगता है कि गॉड वेपन सेक्ट के डीन का पद सबसे कष्टदायक है, उन्हें हमेशा दोहरी पहचान संभालनी पड़ती है। जीतान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कबीर विल्सन की ओर देखा। कबीर विल्सन के हाव भाव से जीतान को एहसास हुआ कि कबीर विल्सन पहले से ही रूही की पहचान जानता था। कबीर विल्सन और रूही के रिश्ते ने उसे थोड़ा ईर्ष्यालु भी बना दिया था। ऐसी सुंदरी एक छोटे बदमाश के हाथ लग गई थी। उसे लगा कि यह ईश्वर के उपहार की बेरहमी से बर्बादी थी। इप्सिता बाजवा और कियारा लुइस भी रूही की इस पहचान से स्तब्ध थीं। अब उन्हें समझ आया कि रूही अक्सर आइसविंड वैली क्यों जाती थी। गुरुजी, इप्सिता बाजवा ने दबे स्वर में पुकारा। रूही मुस्कुराई और उसने सहमति में अपना सिर हिलाया। इप्सिता बाजवा कभी नहीं जानती थी कि आइसविंड वैली की डीन खुद रूही थीं। हालांकि वह स्तब्ध थी, लेकिन वह बहुत उत्साहित भी थी। रूही के प्रति उसके मन में गहरी श्रद्धा थी और अब कियारा लुइस बस उसकी बड़ी गुरु बहन बन गई थी। कियारा लुइस के लिए भी यही एहसास सच था। हालांकि वे दोनों यह नहीं जानती थीं कि उनकी गुरु का दिल कबीर विल्सन द्वारा पहले ही चुराया जा चुका था। यदि यह बात किसी तरह लीक हो जाती तो पूरा पूर्वी समुद्र हिल जाता। आइसविंड वैली का आइसविंड डिवाइन एक्सरसाइज, बर्फ हवा दिव्य साधना, अपने नाम के अनुरूप है। ये वास्तव में दिव्य साधना कहलाने की हकदार है। सेक्रेड लाइट टेम्पल के पोप किन जेजुन ने बर्फ के कुछ टुकड़े थूके और फिर एक मेज की ओर बढ़ गया।
दिव्य साधना, डिवाइन एक्सरसाइज, इन दो शब्दों को सुनते ही मैदान में मौजूद हर कोई रूही की ओर देखे बिना नहीं रह सका। केवल कबीर विल्सन, जो खुद इतनी सारी दिव्य साधनाओं का स्वामी था, इस बात से ज़्यादा हैरान नहीं हुआ। लेकिन बाकी मार्शल आर्टिस्ट अलग थे। दिव्य साधनाएं सर्वोच्च युद्ध साधनाएं होती थीं। एक दिव्य साधना की साधना करने के बाद साधक के लिए नश्वरता से परे जाना संभव हो जाता था। नश्वर दुनिया में जिनके पास दिव्य साधनाएं थीं, वे अत्यंत दुर्लभ थे। दिव्य साधना की तो बात ही छोड़ दें, पवित्र स्तर सेक्रेड लेवल और अमर स्तर इमोर्टल लेवल की साधनाएं भी एक दुर्लभता थीं। 10 प्राचीन अनोखी साधनाओं में से एक आइसविंड डिवाइन एक्सरसाइज। यहाँ तक कि मैं भी इस दिव्य साधना की जटिल बारीकियों को नहीं जानती। सिमी ने आश्चर्य से कहा, मैं हमेशा से इस दिव्य साधना को सीखना चाहती थी। मैंने कई वर्षों तक इसकी खोज भी की, लेकिन अफसोस मुझे ये कभी नहीं मिली। किसने सोचा था कि ये दिव्य साधना वास्तव में नश्वर दुनिया में प्रकट होगी। भूमिका थोड़ी उत्साहित थी। वह खुद भी कोल्ड क्यूई, ठंडी ऊर्जा की साधना करती थी। इस तरह की युद्ध साधना उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। दीदी भूमिका, यदि अवसर मिला तो मैं उनसे इसके बारे में पूछूंगा, कबीर विल्सन ने हंसते हुए कहा। भूमिका ने उसे कई राक्षस तकनीकें, डेविल टेक्निक्स सौंपी थीं। ये राक्षस तकनीकें दिव्य साधनाओं जितनी ही दुर्जय थीं। उसे निश्चित रूप से उसका कर्ज चुकाने का कोई रास्ता खोजना था। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी यदि कोई दिव्य साधना को आगे सौंपना भी चाहे तो यह संभव नहीं होता, विशेष रूप से इस प्रकार की अनोखी साधनाओं के मामले में। भूमिका ने अपना सिर हिलाया। उसने बहुत लंबे समय तक इसकी खोज की थी। भले ही उसने इसे पा लिया था, लेकिन सामने वाला व्यक्ति शायद इसे उसे नहीं दे सकता था। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि यह बहुत कठिन था। कबीर विल्सन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी उसने एक प्रयास करने का मन बना लिया। पूर्वी समुद्र महाद्वीप के मित्रों, मुझे लगता है कि हर कोई पहले से ही अच्छी तरह से जानता है कि हम आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि हर कोई कहाँ खड़ा है। एक बार जब राक्षस और दानव दुनिया का प्रवेश द्वार खुल जाएगा तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप मदद के लिए आएंगे या नहीं। जीतान सीधे मुद्दे पर आया और उसने मैदान में मौजूद सभी लोगों से जोर से पूछा। पूरा मैदान शांत था। चेनवू मेनलैंड के हर व्यक्ति ने पहले ही उत्तर का अनुमान लगा लिया था। आखिरकार चेनवू मेनलैंड को छोड़कर पूर्वी समुद्र के अन्य सभी महाद्वीपों को सेक्रेड लाइट टेम्पल द्वारा अपने अधीन कर लिया गया था।